हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30, और 30 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो कम समय में आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और मैं डेली अपने चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें। तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके पेडालॉजी से पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर पेडालॉजी के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो आप सभी को बताना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर पूछा गया है अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो प्रथम भाषा होगी नहीं, गृह भाषा होगी नहीं, मातृभाषा होगी नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ये द्वितीय भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी लोग बताएं भाई। तो यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया को उदाहरण सीखे जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आदेशात्मक उपागम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी आदेशात्मक उपागम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो सभी का जवाब आना चाहिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समग्र भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, यानी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हैं, तो वो जो है बारीकी से पठन आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है, 2 उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल हैं।
उत्पादक कौशल यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर वाचन और लेखन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। तो यहाँ पर स्वनिकी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। तो विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। आप सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द को पढ़ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, आप सभी को पता है बाल केंद्रित, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लचीलापन होगा नहीं, अध्यापक केंद्रित होगा नहीं, एक ही तरीके पर आधारित ये होगा नहीं, बाल केंद्रित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे गद्यांश के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गद्यांश के ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि इन्हीं गद्यांशों में से आपको आंसर ढूंढना होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नेस्तनाबूद शब्द किस भाषा का है। हिंदी, संस्कृत, फारसी की अंग्रेजी। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नेस्तनाबूद शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अमीर गरीब में कौन सा समास है। अमीर गरीब में कौन सा समास हो जाएगा। तो ये जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो वो कौन सा समास होता है, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो अमीर गरीब में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जल्दबाजी में आपको नहीं करना होता। बस ये जो गद्यांश दिया होता है इसी में से आपको पूछ लेता है कि समास क्या है, बाकी कोई नया शब्द आपका नहीं आता है। इसी गद्यांश में से कोई एक शब्द उठा लेकर समास आपसे पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा। इसी तरह से 2-3 नंबर आपके व्याकरण से भी आ जाते हैं और बाकी सभी गद्यांश से रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द क्या है, आप सभी को बताना है यहाँ पर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पर अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द जो है एक विशेषण शब्द है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है। गिरीह का पर्याय है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गिरीह का यहाँ पर पर्याय पूछा गया है। तो यहाँ पर बेचारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आसानी से जवाब दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, गद्यांश को पढ़ लीजिए और उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डार्विन कहना है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है जीव और प्रकृति के बीच। तो यहाँ पर डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में जीव और प्रकृति के बीच दिया गया है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ढूंढकर करना होता है इन्हीं गद्यांशों में से। अगला क्वेश्चन क्या है। डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है कि पक्ष में है, कि ना पक्ष में ना विरुद्ध में, समतुल्य है, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है। तो एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि भारतीय विचारधारा में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। तो यहाँ पर वह मनुष्य सतत संघर्षरत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये आ गया है आपका, अब आपके सामने काव्यांश के क्वेश्चन। अब आपको काव्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये काव्यांश पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता उन तुम्हें बीच के अंतर मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर पालू जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ। फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए हवा के झपेड़े बिजली के गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगी अपने पाँव पृथ्वी पर मजबूती से डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुम्हें बीज की तरह उगना पड़ेगा अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते अंतर। तो यहाँ पर फिर पूछा गया है अंतर मन में कौन सी संधि है। तो आप सभी को बताना होगा अंतर मन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। तो अभी आपको मैंने बताया है कि ना जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए बीच में वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो यहाँ पर गर्जन तर्जन में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है धूप हवा और नमी प्रतीक हैं। तो धूप हवा और नमी प्रतीक किसके हैं आप सभी को बताना है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कविता में बीज प्रतीक है। कविता में बीज प्रतीक है। तो यहाँ पर कविता में बीज प्रतीक है संघर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है।
तो पेड़ हो जाना सूचक क्या है भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माँ का बेटी के प्रति अस्वस्थिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में आपको बताना है, प्रस्तुत कविता में, तो प्रस्तुत कविता में आपको बताना होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रस्तुत कविता में समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और अब इन बचे हुए दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि सीटेट वही सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर कई वर्षों से एग्जाम ले रहा है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब तो आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता हूं टेस्ट फॉर्मेट में, जिसमें आपको टेस्ट देना होता है और अपना रियल स्कोर बताना होता है। तो आपका आज कितना स्कोर गया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।